Now, from the very beginning of the chemistry, people keep thinking why elements combine. So, chemical bonding is all about how elements combine, why elements combine, why different compounds show different type of properties. तो केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक एजेंडा क्या है, बेसिक पर्पस क्या है? एटम से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, उन्हें क्यों कंबाइन करना पड़ा। कुछ कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, कुछ कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल कंपाउंड्स की रीजनिंग को डेवलप करना और स्टेबल कंपाउंड्स की रीजनिंग को डेवलप करना, ये सारे फीचर केमिकल बॉन्डिंग के अंडर आते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग में हम समझते हैं व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। तो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्सेस हैं स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है लॉ ऑफ ऑक्टेट एंड लो एनर्जी स्टेट। एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू एक्वायर हायर स्टेबिलिटी। अब ठीक है, स्टेबिलिटी पानी है, कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे? सो एटम्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो थ्री फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Coordinate bond is a type of covalent bond, so complete name is coordinate covalent bond. So these are the three fundamental ways why elements combine, sorry, how elements combine. अब हमें ये सोचना है इस चैप्टर में कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। किस कंडीशन में एलिमेंट्स हो कि वो आयनिक बनाएंगे और किस कंडीशन में हो कि वो कोवेलेंट बनाएंगे। फिर हम आगे चले तो हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना था, जो इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं। इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में एक बड़ा रोल जो है वो डायपोल मोमेंट का है, पोलैरिटी का है। तो हमने पोलैरिटी को अंडरस्टैंड किया। जब हमने पोलैरिटी को अंडरस्टैंड किया तो पोलैरिटी से पहले स्ट्रक्चर जरूरी था। हम पोलैरिटी तो तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमें एटम्स के कॉम्बिनेशन का, अरेंजमेंट का पता होगा। तो डायपोल मोमेंट से पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी और वेस्पर को समझना है, जो हमें कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह बताएगी और उसकी शेप के बारे में बताएगी। कुछ कंसेप्ट्स वैलेंस बॉन्ड थियरी के खाली वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हुए, तो उसे अपने दायरे को एक्सपेंड करना पड़ा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो दायरा एक्सपेंड हुआ उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम केमिकल बॉन्डिंग जब स्टार्ट करते हैं, थॉट देते हैं। मोर इंपॉर्टेंट इन टूडेज क्लास इज दैट you must understand how you have to visualize the chapter, revise the chapter when you are working for any examination. तो पहली इंपॉर्टेंट कड़ी क्या है, बॉन्ड क्यों बनेंगे। दूसरा, जो तीन टाइप के बॉन्ड है उनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। हमें एज अ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा इसे आयनिक बनाना चाहिए, इसे कोवेलेंट बनाना चाहिए, इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाना चाहिए। आयनिक बॉन्ड बड़े लिमिटेड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत वास्ट है। तो मेजर चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड के अराउंड चलता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने की वजह को एक्सप्लोर करने लगे तो उसकी वजह निकल कर आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने हमें बताया कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई, हमने वेस्पर थ्योरी समझ ली, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ चुके थे। फिर दो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के बेस पर हमने पोलैरिटी वर्ड को डेवलप किया और डायपोल मोमेंट को डेवलप किया, क्योंकि डायपोल मोमेंट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से डिफरेंट है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड उस तक पहुंचने का एक जरिया है, लेकिन क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमें पता है जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उसे वेक्टर कहते हैं। और अगर एक मॉलिक्यूल में, एक स्ट्रक्चर में, एक बिहेवियर में, एक इवेंट में एक से ज्यादा वेक्टर होंगे तो हमें यह भी समझना पड़ेगा उन वेक्टर्स को गवर्न कौन कर रहा है और उनका रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बिहेवियर रहेगा। तो दिस इज द वे हाउ वी हैड इवॉल्व्ड विद द बॉन्डिंग. Now we were being thinking about why certain ions are extraordinarily stable in solutions. Why sulfate ion is stable? Why benzene has extraordinary stability? Why nitrate ion has extraordinary stability?
although we were expecting them that they will be reactive. तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस निकल कर आया. तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है. जब सारा कुछ हो गया, हमें पूरी संतुष्टि मिल गई, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम कब से जानते थे उसने हमें परेशान कर दिया. हमने सारी थियरी से समझा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है. हमने ये उम्मीद की वो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उसमें है नहीं. लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने हमें परेशान किया, वो पैरामैग्नेटिक निकला. उसको डेवलप करने के लिए, उसके एक रीजनिंग देने के लिए हमने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की थियरी को फ्लूट किया. लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की थियरी बहुत अपीलिंग सी नहीं लगी कि O2 पे लगाई जाए. ठीक है, NO, NO2, ClO2 के लिए सक्सेसफुल थियरीज हैं, बिकॉज नो अदर थियरी कैन जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस और देयर फॉर्मेशन. तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थियरी निकल कर आई जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहते हैं. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ऐसे मूव करेगा. तो जिस स्टूडेंट को बॉन्डिंग को विजुअलाइज करना है, अपने चारों तरफ बॉन्डिंग के इम्पैक्ट को देखना है, उसको इस चीज को रिवाइज करना है. राइट. तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. लिखिए पहली स्टेटमेंट. सर. हाँ जी. सर हम भी लिखें? लिखिए आप. अगर आपको लिखना है, नहीं लिखना मर्जी है आपकी. क्लास में आए हैं तो लिखना चाहिए. लिखिए. केमिकल बॉन्डिंग डील्स विद types of bonds which are formed between the two atoms as well as Y atoms combine. Y atoms combine. तो जो हमारा आज का फंडामेंटल फोकस है वो पहली इंट्रोडक्शन यही है कि केमिकल बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं और एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं. राइट. लिखिए नेक्स्ट लाइन में. atoms combine with each other in order to acquire stability. Stability is explained by law of octet and low energy state. बेटा इस लेवल पे हमें ये नहीं लगता कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट और एनर्जी स्टेट की डेफिनेशन लिखानी है. हम समझा देते हैं, आप अपने लेवल पे अपने आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं. लॉ ऑफ ऑक्टेट और ड्यूप्लेट लुइस ने दिया. उसने कहा एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल को अटेन कर पाए. Noble gases are those which do not require bonding, which do not have compounds, which do not react easily. They exist in nature as monoatomic molecules. However, आज हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जीनॉन के. कुछ होस्ट गेस्ट कंपाउंड हैं
क्रिप्टॉन और रेडॉन के, कुछ हमारे पास आर्गन के, कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं जो हीलियम और नियॉन बनाते हैं। लेकिन जो आपके पास लॉ ऑफ ऑक्टेट था वो प्रिमिटिव एफर्ट था कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस के अलावा और कोई एलिमेंट नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया नहीं जाता। इसका मतलब है उनके पास कुछ ऐसी चीज है, जब एलिमेंट बन जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। फिर लुइस ने अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो उस वक्त तक एक्सप्लोर हो चुके थे उनको स्टडी किया, उसने पाया दैट दिस इज राइट। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं वो इसीलिए कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके। उसके बाद थियरी आई लो एनर्जी स्टेट, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है बॉन्डिंग का, कि कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी डिक्रीज करवानी है। जो नेचुरल स्टेबिलिटी है वो लो एनर्जी स्टेट है, एज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थॉट about chemical bonding is atoms combine in order to acquire stability, and stability is decided by law of octet or low energy state. Duplet we refer to certain compounds of lithium and hydrogen where they have duplet behavior, but otherwise it is octet. Clear है? लॉ ऑफ ऑक्टेट और लो एनर्जी स्टेट में लो एनर्जी स्टेट डोमिनेटिंग है, क्योंकि ऑक्टेट कुछ एटम्स को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, फिर भी स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। इसलिए जब एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज जस्टिफाई करनी हो कंपाउंड बनता है या नहीं, तो पहली इंपॉर्टेंट रीजनिंग लो एनर्जी स्टेट है। लॉ ऑफ ऑक्टेट एक एडिशनल फीचर है। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग, interatomic bonding is divided in three categories. Divided in three categories. Number one, ionic bond. Number one, ionic bond. It is formed by complete transfer of electrons. It is formed by complete transfer of electrons and different ions are held by electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. As charges are developed, after transfer of electrons. After transfer of electrons. बेटा यहां हम आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के फैक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म when electron from one atom is transferred to other atom. As a result, positive and negative charge are developed. As a result, we have electrostatic force of attraction. तो आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है?
जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, सो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। राइट, नोट कीजिए। कलर स्कीम जरूर रखिएगा, 2 कलर मिनिमम होने चाहिए ताकि आप जब बाद में रिलेट करें तो आपकी रिवीजन फास्ट हो जाए। मल्टी कलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डेकोरेट नोटबुक, मल्टी कलर्स आर रिक्वायर्ड in order to improve revision time. सेकेंड लिखिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, 1 मिनट। चलिए 1 मिनट। आप लोग वीडियो ऑन करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रहता है कि किसकी स्पीड कहां तक पहुंची है। अनन्या का हाथ रुक गया था तो मुझे लगा हो गया, क्योंकि एक ही तो वीडियो ऑन है। चोपड़ा जी, ऐसी वीडियो ऑन करके फायदा नहीं जहां दिखे नहीं आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि मुझे वीडियो इस चीज की ऑन करानी है कि कहां पर आप लिख चुके हैं, कितना आप पहुंच गए हैं, है ना। सेकेंड लिखिए, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड, covalent bond is formed by sharing of electrons, by sharing of electrons sharing involves overlapping of valence shell electrons. सो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। एज अ रिजल्ट ड्यूप्लेट इज कंप्लीट। लेकिन कार्बन को तो ऑक्टेट पूरा करना था, तो उसे 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना पड़ा ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। So CH4 is formed because carbon require 4 electrons and each hydrogen require 1 electron in order to complete octet in carbon and duplet in hydrogen. बड़ी फंडामेंटल हैं, पर यही डेफिनेशंस हैं जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाती हैं। हम अभी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, होता क्या है, बनता कैसे है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, वो सब सेकेंडरी क्राइटेरिया है। हम पहले धीरे धीरे चलेंगे। पहले हमने समझा केमिकल बॉन्ड बना क्यों, लॉ ऑफ ऑक्टेट एंड लो एनर्जी स्टेट। फिर हम समझ रहे हैं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग कितनी तरह की होती है। नोट कीजिए, कलर स्कीम फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहता हूं कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, राइट। अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे इलेक्ट्रॉन किसका है।
नेक्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा जल्दी लिखा कर चितलीन, रिवीजन क्लास है, हम इतना समय थोड़ा ना लगा सकते हैं। हो गया सर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, it involves sharing of electrons, it involves sharing of electrons, but one of the combining atom act as donor, one of the combining atom acts as donor and other atom acts as acceptor. So we can regard this molecule, we can regard this bonding as unequal sharing, as unequal sharing. So we can regard this command, This bonding as unequal sharing. बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। हमने कहा ये बॉन्ड कैसे बना, NH3 और H पॉजिटिव के बीच में बना। H पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। डोनेट नहीं हुआ है, अदरवाइज पूरी तरह डोनेट होता तो ऐसा आयनिक चार्ज आता, राइट। लेकिन यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। अब शेयरिंग ये ऊपर मैंने कोवेलेंट की दिखाई है, इसमें एक चार्ज क्लाउड में रेड डॉट कार्बन की थी और ब्लैक डॉट हाइड्रोजन की थी। इससे पता चल रहा था इक्वल शेयरिंग हो रही है, दोनों का 50-50 रोल है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को बिलोंग करता है और एक हाइड्रोजन को। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां शेयरिंग हो रही है, लेकिन दोनों डॉट्स रेड कलर के हैं और ये कलर अमोनिया के पास था। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया के हैं, इसलिए इस बॉन्ड को एरो की तरह बनाया जाता है, जिसमें हम कहते हैं अमोनिया इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन, बट इट इज नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर होता तो NH3 कैटायनिक हो जाता और हाइड्रोजन एनायनिक हो जाता। अगर इक्वल शेयरिंग होती तो एक रेड डॉट लगाता, एक ब्लैक डॉट लगाता। तो दोनों के बीच जैसा एक फीचर है, जहां पर जो एक्सेप्टर है वो खाली ऑर्बिटल के साथ है और जो डोनर है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। इसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह बनाया एक एरो की तरह बनाया जाता है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। नोट कीजिए। बेटा हम इंट्रोडक्शन में दो चीजें क्लियर कर चुके। एक, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, और दूसरा, कंबाइन करने के बाद वो किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, राइट। अब हम एक एक करके इन तीनों बॉन्ड्स को लेंगे
और इनके रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा आयनिक बॉन्ड होना है, कोवेलेंट बॉन्ड होना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना है। बट बिफोर वी मूविंग अहेड, हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे जिनमें एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। तो ये नोट डाल के लिखना है आपने, देखिए नोट डाल के लिखिए। We can have more than one type of, we can have more than one type of chemical bonds in a compound. So ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ आयनिक कंपाउंड हो, सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड हो या सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो। We can have more than one type of linkage between different atoms in a molecule. पोटाशियम साइनाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोटाशियम आयन और साइनाइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि कैटायन और एनायन है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सो पोटाशियम साइनाइड हैज आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में अमोनियम आयन है जिसमें नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और क्लोराइड आयन के साथ आयनिक बॉन्ड है। सो अमोनियम क्लोराइड इज अ मॉलिक्यूल विच हैज आयनिक बॉन्ड, विच हैज कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पर मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स के जरिए समझाना चाहता हूं कि कहां पर आपके पास एक से ज्यादा बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। तो एक स्टूडेंट को केमिकल बॉन्डिंग जब वो पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसमें आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं और वो सारे बॉन्ड इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल में आ सकते हैं। आपके पास इसी कैटेगरी में एक मॉलिक्यूल हम लोग करते हैं जो एंट्रेंसेस में पूछा भी जाता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। भूमि अभी लेते हैं आपका डाउट। तो यहां पर कॉपर विद H2O होल 4 है, फिर सल्फेट है और फिर कहीं पर वाटर है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है वाटर के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और हमारे पास इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल आयन पर चला जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में बॉन्ड है। अभी रेजोनेंस नहीं पड़ी है पर रेजोनेंस पता तो सभी को है, तो वहां पर रेजोनेंस हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड में, और ये वाटर मॉलिक्यूल बीच में हैंग है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज नोन फॉर ionic bond between copper complex and sulfate, covalent bond in water molecule as well as sulfate, coordinate bond between water molecules and copper, and hydrogen bond for water molecule which is held in lattice. So मेरा पर्पस है आपको समझाना कि आप ये ना मानकर चलें कि एक कंपाउंड में एक ही तरह का बॉन्ड होता है, इसलिए आपको नोट डाल के लिखवाया है, राइट। तो हमारे पास एक कंपाउंड में आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हो सकता है। इवन बियॉन्ड दीज 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग 3 ही तरह की होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं जिन्हें डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयन डायपोल फोर्स से जाना जाता है, राइट। हाँ जी भूमि बताइए, बाकी सब नोट करें। किसी को पूछना हैंड रेज कीजिए, मैं पूछ लूंगा। हाँ जी भूमि। सर ये सेकेंड एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे हुआ? बेटा अभी ऊपर लिखा था ना, अमोनियम आयन में NH3 और H पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो एक्चुअली वहां की मेरा वो नॉलेज को यूज डिस्कनेक्ट किया। हो गया था तो मैंने डेफिनेशन भी नोट नहीं की। मतलब मेरे को ओके, सिर्फ इतना समझ आया कि वो कोऑपरेट करते हैं, उसके पास कुछ होता नहीं है तो वो उसने दे देता है। राइट, वेरी ट्रू। तो वही चीज है अमोनियम आयन ना। तो अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। ओके सर। हाँ, क्लास के बाद पूछ लेना अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, है ना। ओके जो सर। बीच में लैग हो गया वो मेरे से क्लास के बाद पूछ लो। ओके सर। हाँ जी। सर हाँ जी बोलो। सर नीचे करने के लिए बोल रहा था। हाँ जी, हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल एंट्रेंस के क्वेश्चन है आपके मेडिकल एंट्रेंस के। ये एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किस कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। किसी साल में वो ऑप्शन में पोटाशियम साइनाइड है, किसी साल में अमोनियम क्लोराइड है, और किसी में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। हाँ जी समृद्धि बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटे। सर जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, सर उस जैसा कोई और मॉलिक्यूल भी होता है? बहुत सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं बेटा ट्रांजिशन मेटल्स के, लेकिन सबसे पॉपुलर यही है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंक्स में यूज होता है और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में होता है, राइट। ओके इसलिए सर। क्वेश्चन इसी पर आता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो अकेला मॉलिक्यूल है, अगर आप ऐसे अपनी नॉलेज के लिए पूछे तो बहुत सारे हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके सर। सो बेटा अभी तक हमने सिर्फ बॉन्डिंग क्यों होती है, कितने टाइप की होती है, और क्या एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब दिए। अब हम एक एक करके बॉन्डिंग पकड़ेंगे, आयनिक क्या है, कोवेलेंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, और उसके बाद मल्टीपल थियरीज पकड़ेंगे जो उन चीजों के फर्दर फीचर समझाएंगी। हमें सबसे पहले समझना है हर थियरी में कि इस थियरी की नीड क्या है, तभी हम क्वेश्चंस पे लॉजिक लगा पाएंगे। हाँ जी जितलीन। सर इस क्लास वाले कंपाउंड में आयनिक कैसे बॉन्ड हो? आयनिक बॉन्ड नहीं दिख रहा। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो उनको फोर्सेस को कौन जोड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। लिखिए, हेडिंग डालिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड।
सो स्क्रीन पर जो लिखा है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद आप उसे नोट कर लेंगे. It is formed by complete transfer of electrons. An atom acquires negative charge after gain of electrons and other acquires positive charge after loss of electron. So electrostatic force of attraction is responsible for holding ionic species. So ionic bond means a bond which is formed by complete transfer of electrons. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हमें कैसे पता कि कौन से एलिमेंट ने ऐसा करना है. साथ साथ लिखते भी जाएं, कर ही सकते हैं इतना काम. फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इसी चीज के लिए है. सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा है? एटम फॉर्मिंग कैटायन शुड हैव लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी. अब कैटायन बनाना किसका फीचर होता है? कैटायन बनाना मेटल का फीचर होता है. तो हमारे पास एक मेटल जिसका साइज बड़ा है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसकी जरूरत पड़ती है. तो एटम फॉर्मिंग कैटायन मस्ट हैव लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड. सेकेंड, एटम फॉर्मिंग एनायन मस्ट हैव स्मॉल साइज एंड हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है? नॉन मेटल की. तो एक मेटल जब नॉन मेटल से कंबाइन करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है. मेटल का फीचर है कैटायन बनाना, नॉन मेटल का फीचर है एनायन बनाना. थर्ड पॉइंट है, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक. सो आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड इज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9. 1.9 बुक टू बुक वेरी करता है. Some authors believe old version 1.7. Some author believe latest version 1.9. I believe 1.9 personally because it is the electronegative difference between hydrogen and fluorine, which is on borderline of covalent and ionic. तो हमारे पास जिन कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर देन 1.9 होता है वो आयनिक, जिनमें लेस देन 1.9 होता है वो कोवलेंट. जिसमें 1.9 है वो भी लगभग कोवलेंट की तरह ही है, क्योंकि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है. राइट. तो हमारे पास एटम फॉर्मिंग कैटायन मस्ट हैव लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटम फॉर्मिंग एनायन मस्ट हैव स्मॉल साइज एंड हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लास्ट में अलग कलर क्यों किया है? क्योंकि ये इससे थोड़ा हटके है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के लिए जरूरी फैक्टर है. अकॉर्डिंग टू बॉर्नहेबर, if the sum of energy in different steps is negative, then compound is ionic. Otherwise, an alternate path is followed for the formation of covalent compound or formation of compound. तो जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड को देखने के दो तरीके हैं. एक एटॉमिक लेवल पर एक मेटल आ रहा है, एक नॉन मेटल आ रहा है. मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है. मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. दूसरा थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट स्टार्टिंग में लिखा था हमने. तो लो एनर्जी स्टेट को कौन एक्सप्लेन करेगा? बॉर्नहेबर. राइट. तो बॉर्नहेबर साइकिल के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कंपाउंड कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा. नोट कीजिए और पूछिए क्या पूछना है. बॉर्नहेबर साइकिल सभी जानते हैं. एक डेफिनेशन दिखवा दूं, ऐड कर दूं उसकी.
लिखिए आगे बॉन हेबर के बारे में. Born-Haber cycle is an application of Born-Haber cycle is an application of ionic compound where heat changes in various steps are responsible for compound formation, as stability is inversely proportional to energy,
So sum total of all reaction steps, sum total of all reaction steps must be negative. Sum total of energy of all reaction steps must be negative. तो बेटा हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का ले रहे हैं, जहां पर सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम मेटल और क्लोरीन से मिलकर बनता है। हमने कहा इस कंपाउंड में क्या देखने को मिल रहा है, नेचर में सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन गैस है और सोडियम सॉलिड है। तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग सब्लिमेशन एनर्जी। फिर सोडियम गैस सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फिर क्लोरीन क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में जाएगा बाय बॉन्ड एनर्जी। फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर ये दोनों आयन कंबाइन करेंगे और लैटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में ये सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो जब हमारे पास ओवरऑल एंथैल्पी चेंज स्टडी होगा तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज विल बी सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी में हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर एक ही एटम है जो आगे चल रहा है। तो हमने कहा ये सारे एनर्जी स्टेप्स हैं और इनका सम टोटल नेगेटिव आना चाहिए। दैट मींस एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। बॉर्न-हेबर साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स में हैजेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन है। ये कहता है कि कंपाउंड को बनाने के लिए आपने जर्नी स्टार्ट की थी सोडियम सॉलिड से, आपने जर्नी स्टार्ट की थी सोडियम सॉलिड से और क्लोरीन गैस से। फाइनल आउटकम था आपका सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन तो इन 3 के बीच में हो रहा है, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर स्टेप क्या हो रहे हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। तो इन 5 रिएक्शन स्टेप में जो जो एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी कंट्रीब्यूट करेगी इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओवरऑल सम टोटल इन सब का नेगेटिव आना चाहिए, तभी कंपाउंड पॉसिबल है, राइट? तभी आयनिक होगा, अदरवाइज आयनिक नहीं होगा। नोट कीजिए और पूछिए अगर किसी को कोई स्टेप पूछना है। देखिए अगर क्लास में पूछेंगे नहीं तो क्लास लगाने का फायदा नहीं। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें ये बता दो कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव। अभी बता देते हैं, आप लोगों से पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं होगा? लिख दी बेटा आपकी नॉलेज के लिए। पहले 3 स्टेप पॉजिटिव हैं, लास्ट 2 स्टेप नेगेटिव हैं। आपको यहां से ये डिजाइन नहीं देखना है, आपको समझना है मैं ये बोल क्यों रहा हूं, सोच क्यों रहा हूं। क्योंकि सोडियम सॉलिड था नेचर में, क्लोरीन डायटोमिक गैस थी,
दोनों मिलाकर सोडियम क्लोराइड बना रहे थे। तो जब ये आयनिक होंगे तो कैटायन और एनायन बनेंगे ही। इसलिए हमें सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने में सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और क्लोरीन को एनायन बनाने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत पड़ेगी। जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जुड़कर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये कौन सा फीचर है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी है। cation and anion come closer to each other in order to form a unit, and at that point potential energy must be minimum. केमिस्ट्री उसे नाम दे देती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट? हाँ जी आर्यन चोपड़ा बोलिए। सर वैसे ये नेगेटिव इसलिए होगा ना क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, बेटा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हमने तो इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि NaCl आयनिक है। हम अपनी तरफ से नेगेटिव नहीं लिख सकते जब तक डेटा सपोर्टिंग नहीं है। हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हमारी ऑलरेडी नॉलेज है कि NaCl आयनिक है। हम यहाँ पर आयनिक एजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि हम आयनिक के आर्टिकल के अंडर कोवेलेंट आयनिक फीचर समझा रहे हैं, हम बॉर्न हेबर समझा रहे हैं। तो आयनिक का आर्टिकल है, बॉर्न हेबर मान के चल रहा है कि कंपाउंड आयनिक है। सर फिर अगर जिनका हमें नहीं पता उनको कैसे निकालेंगे? बेटा डेटा दिया होगा ना। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, डेटा दिया होगा, निकाल लोगे, है ना। बॉर्न हेबर तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजनिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया चैट में, व्हाई एनायन शुड हैव नेगेटिव एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव ही होती है, हायर इसलिए होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेनसोएवर एटम गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर नेगेटिव नहीं होगी तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी लाने के लिए एनर्जी का लॉस होना जरूरी है, राइट? तो हमारे पास लो एनर्जी स्टेट में आयनिक कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। इन दोनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ही आयनिक कंपाउंड बनते हैं। बेटा क्लियर है? कुछ पूछना है? चलिए, तो आयनिक कंपाउंड हमने बना लिया। हमने पहले आयनिक कंपाउंड को डिफाइन किया, अभी हमने आयनिक कंपाउंड के फैक्टर्स को स्टडी किया, अभी हमने आयनिक कंपाउंड में बॉर्न हेबर को स्टडी किया। तो आयनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स ब्रेक करते हो अगर हैंड रेज नहीं करते हो, है ना। हैंड रेज करो, हम आपकी बात सुनेंगे ताकि सब बात ध्यान से सुन पाए। हाँ जी बोलिए शाश्वत। वो मेरे को लगा आप आगे बढ़ जाओगे इसलिए मैंने जल्दी से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल। वो आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके। हाँ जी नहीं, नहीं मैंने इसलिए बोला क्योंकि लो एनर्जी स्टेट वही कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो लो एनर्जी स्टेट के लिए दोनों ही चीजें हैं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप ही डोमिनेट कर जाएगी, लेकिन हमारे लिए ओवरऑल एनर्जी जहां रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है ताकि ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आ जाए। ओके सर, ये हाँ जी बेटा। सो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किन एलिमेंट्स में फेवर होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These bonds are formed by non-metals. So covalent bond mainly किसके बीच में बनता है? Non-metals के बीच में बनता है। Elements share electron with each other in order to complete their octet or duplet. ये लुईस ने कहा। Lewis proposed that a chemical bond forms by interaction of two shared bonding electrons with a representation of molecule, जैसा हम लुईस स्ट्रक्चर में करते हैं।
Lewis dot structure explain number of covalent bonds present in a molecule, but it in addition it also explain possibility of covalent bond. ये जो फीचर हमने यहाँ पर दिया है, हाईलाइट किया है, ये वो फीचर है जिसकी मदद से आपके पास जिसमें आप क्या चीज करने जा रहे हैं, इसकी मदद, इसकी आप जो नया लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, ये सिर्फ उसी की मदद से होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ANSU से जब लिखा जाता है तब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका था जो मैंने यहां पर किया, इसमें मैंने क्या दिखाया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और मीथेन बन गया। लेकिन अगर हम रीजनिंग पर जाना चाहते हैं और बड़े लेवल पर उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ANSU के जरिए निकालना होगा, राइट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं हम, ANSU कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, राइट। लेट्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड का ANSU निकालना चाह रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड A की वैल्यू जब मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 4 हैं, हर ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 6, 6 2 12, 4 16। N is the number of electrons required for complete octet. 3 एटम है, हर एटम को ऑक्टेट बनाना है तो 24 चाहिए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज N minus A, so 24 minus 16, that is 8. And unshared electron is A minus S, that is 16 minus 8, that is 8. तो ANSU की मदद से हम ऑक्टेट बनाते हैं, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ अकेली थियरी नहीं है, आप डायरेक्टली वैसे भी बना सकते हैं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया जिसका स्ट्रक्चर आप दूसरे तरीके से भी सेम ही बनाते हैं। अब ये ANSU का तरीका कहता है हर एटम में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बनाना है, फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करना है, 8 है तो आपने 2 और बना दिए। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपने ऑक्टेट पूरा करना है बाय यूजिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन को अनशेयर्ड नहीं चाहिए, उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑक्सीजन को अनशेयर्ड चाहिए, 4 इस ऑक्सीजन को दे दिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और 4 इस ऑक्सीजन को दे दिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड बाय ANSU। ANSU को हम पढ़ते ही क्यों हैं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेक करना चाहते हैं। कैसे चेक करेंगे वो अगला एग्जांपल दूंगा, पहला एग्जांपल सिर्फ ANSU को समझाने के लिए दिया है, राइट। क्लियर है? लिखिए, नोट कीजिए सामने से। जो स्टेप में कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। क्वेश्चन मार्क लेके क्लास से जाना अच्छी बात नहीं होती। आपको कोई दिक्कत है पूछिए। N कैसे आया? ओके, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको शायद डेफिनेशन को ठीक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट। ये रिक्वायर्ड नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए होने कितने चाहिए। तो आपके पास हर कार्बन के पास 8 होने चाहिए, हर ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, इसलिए 3 × 8 कर दिया।
चले आगे। हाँ जी समृद्धि बोलिए। सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें लिखा था कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय नॉन मेटल्स। सर क्या मेटल्स नहीं बना सकते नहीं कोवेलेंट बनाते, बॉन्ड? नहीं बनाते बेटा, सर कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसकी? कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके सर। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप में नहीं बनाते, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, वो लिथियम और बेरिलियम में आ जाता है, राइट। हायर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो कोवेलेंट कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है उन्हें। बट इनिशियली तो हम वो पढ़ेंगे ना जो बेसिक हो कि कंपाउंड क्यों बनते हैं और किन के बीच में बनते हैं। ओके सर। सर एल्यूमिनियम क्लोराइड आयनिक होता है कि कोवेलेंट? दोनों होते हैं, एनहाइड्रस होगा तो कोवेलेंट और हाइड्रेटेड होगा तो आयनिक। ओके सर, लेकिन इसमें तो मेटल आ गया। हाँ जी बेटा, सर इसमें तो एल्यूमिनियम मेटल है। तो मेटल और मेटल के बीच में नहीं बना ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। ओके सर। हाँ जी। यहाँ ऐड कर देते हैं आपके आसानी के लिए। नाउ फाइन, these bonds are formed mainly by non-metals. दिव्यांश शर्मा, बीएनएसयू की एप्लीकेशन पर आ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। दिव्यांश, रेडी फॉर इट? यस सर। फाइन बेटा, मुझे SO2 का ANSU बनाना है। A इज द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो कितने लिखूं? सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6 हर ऑक्सीजन में 6 6, 18 तो हो ये जाएंगे टोटल 18 हो गए। वेरी गुड। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट, तो कितना लिखूं? 24 24, वेरी ट्रू। सो वी हैव 24। S इज द शेयर्ड, कितना आएगा? 6 एंड U इज अनशेयर्ड, तो ये कितना आ गया? 12 अब सेंटर में बेटा सल्फर लिखेंगे, बड़े साइज का आइटम है। सराउंडिंग में ऑक्सीजन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे सर आउटर शेल वाले। नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे जिसने एटम को जोड़ा होगा। इसके बाद हम S यूज करेंगे। कितना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6 कितने बना चुका हूं? 4 तो कितने बच गए? 2। 2 अब ये 2 मैं लेफ्ट साइड भी बना सकता हूँ, राइट साइड भी बना सकता हूँ, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किसी एक जगह बना दिया। यही थॉट प्रोसेस रेजोनेंस का रूट कॉज है। यही थॉट प्रोसेस रेजोनेंस थ्योरी को डेवलप करता है। तो रेजोनेंस कैसे आई, रेजोनेंस कंसेप्ट कैसे आया? यहां से आया। लुइस ने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बच गया कहां बनाऊं? तो दिव्यांश ने कहा लेफ्ट पे बना दो, शाश्वत ने कहा राइट पे बना दो। तो एक स्ट्रक्चर मैंने लेफ्ट का बना दिया, एक स्ट्रक्चर मैंने राइट का बना दिया। दोनों ही स्ट्रक्चर सही थे, कोई भी गलत नहीं था, तो उसे रेजोनेंस कह दिया, राइट। तो मेरे पास यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। दिव्यांश, क्या सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया? यस सर। नहीं हुआ, 6 ही तो है, 2 4 6 है ना। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से उधार लेने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्टेट।
अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए मेरे पास? 10। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे बनाना है ऑक्सीजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए देवांश? 4 4। तो 10 में से 4 मैंने यहां ले लिए, तो ये मेरे पास ऑक्टेट हो गया। और राइट वाले को 6 6। तो मैंने राइट वाले को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। और ऐसा करने पर क्या, एक मिनट दीजिएगा, शायद सॉफ्टवेयर कुछ वेट। अब ऐसा करने पर मैंने यहां पर इसको पहले 4 दे दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको मैंने 6 दे दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। दिव्यांश, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। अब ये जो स्ट्रक्चर सामने बना है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने लग रहे हैं आपको, जिस स्ट्रक्चर से पहले बनाया करते थे? बेटा दोबारा पूछना सर क्वेश्चन एक बार। बेटा, जैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिना ANSU के बनाते हैं, हाँ जी, उसके हिसाब से सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं सर। मैं चेक करता हूं एक बार। मेरे पास 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे ही बनाते हैं ना, जो जो एटम के नजदीक है वो उसके इलेक्ट्रॉन है, जो दूर है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में दिव्यांश कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। मैंने 6 कितने बनाए हैं? 5, 5 है ना? अब ये जो राइट साइड पर ऑक्सीजन है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 7 7 थे, कितने? 6। 6 इसका मतलब ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं। तो अब कलर स्कीम चेंज कर दी ताकि मैं इसको देख पाऊं। तो ANSU का फायदा ये है कि मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपने आप कमेंट कर पा रहा हूं। मुझे रटने की जरूरत नहीं है कि किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और किस में नहीं है, राइट? तो ANSU के जरिए जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड समझाता हूं, तो मुझे रेजोनेंस में भी फायदा मिलता है और कोऑर्डिनेट लिंकेज में भी फायदा मिलता है। मैं रेजोनेंस की वजह जान पाता हूं और उसके बाद ही मैं बाकी चीजें कर पाऊंगा। राइट? भूमि बताइए। थैंक यू सर ये दिव्यांश। आयनिक नहीं हुआ क्योंकि उसने दिया है इलेक्ट्रॉन अपना। शेयरिंग है बेटा, ट्रांसफर नहीं हुआ। शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम ने दिए, इसलिए कोवेलेंट हुआ। शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर हो जाता तो सल्फर पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता। ओके सर। नया अगला मॉलिक्यूल आपके जरिए करेंगे, आप रेडी रहिए। आप बोलती जाएंगी, मैं लिखता जाऊंगा। बेटा, जिसको समझ नहीं आया अभी दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आप उसे रिलेट कर पाए। जो जो स्टेप नहीं समझ में आएगा उसमें भी तो आप रोकेंगे उसी मोमेंट पे मुझे।
नेहा, आपकी ऑडियो अवेलेबल है ना आपके पास? यस सर। वेरी गुड। बस अभी करते हैं, ये नोट कर लें सारे। सर ये SO2 वाला समझ नहीं आया लास्ट पार्ट, क्या कोऑर्डिनेट। नहीं समझ में आया? अभी समझते हैं, चलो उसके जरिए समझेंगे, है ना? फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर वापस इस पे आ जाएंगे। होता क्या है कि कई बच्चे ना अभी ANSU में उलझे होते हैं और मैं कोऑर्डिनेट भी समझा गया होता हूँ, वो भी यही नहीं समझ पा रहे होते A क्या था, N क्या था, S क्या था, और रोकते भी नहीं मुझे, और इतने में मैं कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाता हूँ। तो मुझे वो पता है, बट ये समझ नहीं आया पार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सभी ने लिख लिया है ना? तो नेहा, हम जो अगला मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके साथ में एनायन ले रहा हूं ताकि एक और एग्जांपल आ जाए ना। तो हमारे पास एनायन ले लिया हमने, ClO3 1 नेगेटिव। नेहा, ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? आपको पता चले थे, नहीं पता चले थे? नेहा, आर यू लिसनिंग में? सर 21। 21 कैसे कैसे निकाले बेटे? सर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 7। इलेक्ट्रॉन। यस सर 7। राइट राइट। यस और सर। ऑक्सीजन में 6 × 3 वेरी गुड। प्लस और 1। एनायन का मतलब 1 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो हमारे पास 6 3 18, 1 19, 19 एंड 7 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बेटा एस की वैल्यू कितनी आएगी नेहा? सर 24। 24 नहीं आएगी, क्योंकि 8 8 ना सबको चाहिए। तो एक क्लोरीन को 8, 3 ऑक्सीजन को 8, तो टोटल 4 एटम्स हैं। 4 × 8 32 हो गया। क्लियर बेटा? अब मेरे पास सभी को क्लियर है? सॉरी, एस नहीं था, एन था, सॉरी एन है। बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं नेहा? सर n - a। n - a, दैट इज 6। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन a - s। a - s, दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब ClO3 नेगेटिव में सेंट्रल एटम क्या रहेगा? क्लोरीन। और सराउंडिंग में क्या आएंगे? ऑक्सीजन। फंडामेंटल कहते हैं सबसे पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, 1 2 3। उसके बाद चेक करना है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे तो नहीं। बचे कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नहीं बचे हैं। इसका मतलब मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना पड़ेगा। मैंने क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ऐसा करने पर मेरा क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। राइट? यहां तक क्लियर है? इस स्टेप पे किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है। इसके बाद मुझे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना है। सारे ऑक्सीजन एक बराबर है क्योंकि सबके 2 2 हैं, तो सबको मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स ईच दे दिए। राइट? ऐसा करने पर सारे ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसे ऑक्सी एनायन कहा जाता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन। तो यहां पर ओवरऑल ये हमने नेगेटिव चार्ज डाल दिया। राइट? अब नेहा मुझे बताइए, क्लोरीन के जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 8। नहीं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो उसके साथ टच कर रहे हैं, जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। 1 2 3 4 5। राइट? मैंने कहा जैसे आप बिना ANSU स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे देखने हैं। यहां तक आपको समझ में आई? 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नेहा? यस सर। राइट। आर्यन, आपको भी क्लियर है? वंशिका, वंशिता?
Yes, sir. फाइन। अब क्लोरीन के अपने थे कितने? 7। इसका मतलब है कहीं जगह उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यूज करवाए हों। तो अब कलर चेंज कर रहा हूं ताकि हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक कलर देकर फोकस कर पाएं कि कौन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। So these are 7 electrons with chlorine. इसका मतलब इस एक के साथ एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जो एनायनिक है, राइट। सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एनायन। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो उसने गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास ऑक्सीजन वाला जो भी आयन होगा जिसे ऑक्सीजन आयन कहते हैं, वहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन से ले लिया, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो दिस इज द वे हाउ ANSU helps us in understanding and developing concept of resonance, concept of coordinate bond. So ANSU is important in order to explore this behavior. हाँ जी बेटा, अभी किस किस को क्या क्या सर दिक्कत है? हाँ जी बोलिए। सर इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और एक कोवेलेंट। राइट, वेरी ट्रू, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। ठीक है आपको सर। पता ही होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिमिटेशन है। जिन मॉलिक्यूल्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है उनमें कोऑर्डिनेशन की जगह एक्सपेंशन प्रेफर्ड होता है। पर ये जो आयन बनाया है ClO3 नेगेटिव, ये क्लोरेट आयन है। क्लोरेट आयन हाइपरवेलेंट है, जहां क्लोरीन एक्सटेंडेड वैलेंसी के साथ है। लेकिन अभी मेरा कंसर्न उस फीचर पर नहीं है, मेरा कंसर्न कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे समझाया जा सकता है उस पर है, राइट। हाँ जी समृद्धि। सर ये जो ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इसकी वजह से ही ओवरऑल कंपाउंड पे क्या नेगेटिव चार्ज आया है? डेफिनेटली। ओके सर। हाँ जी, तो बेटा हमने कहा हमने सबसे पहले ANSU निकालना है, सेंटर में एक बड़ा एटम प्लेस करना है, उसके बाद उसके सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक एक एटम जोड़ देना है, और उसके बाद ही हमने बाकी इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड से लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। दिस इज द वे हाउ वी कैन वर्क अपॉन। जब आप नोटबुक में बनाए, जिन्हें इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो वो 2 अलग स्ट्रक्चर बनाएं। मैंने तो सेम में कलर चेंज कर दिया ना, ताकि मैं समझा पाऊं किसके इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। लेकिन आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप 2 स्ट्रक्चर बनाएं। पहला बनाने के बाद लिखें दिस विल बी डेवलप्ड इनटू इट बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपीयर डिफरेंट देन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ जी जितलीन। सर इसमें रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? क्लोरीन के हैं, ग्रीन वाले ऑक्सीजन के हैं, ब्लैक वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे 2 बने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ दोनों का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक एक पेयर देना पड़ेगा, राइट राइट। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ड्रॉ कर लीजिए। ये जो नीचे आयन लिखे हैं ये होमवर्क के लिए हैं, ताकि आप लोग खुद ANSU के स्ट्रक्चर को एक बार बना कर देखें।
हर्ष क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, कौन सा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अच्छा जो ब्लैक वाला बनाया मैंने, इसमें हमने कहा ClO3 1 नेगेटिव है। जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट होते हैं उन्हें ऑक्सी एनायन कहा जाता है। ऑक्सी एनायन में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो ऑक्सीजन ने गेन किया होता है। अगर इस पे 2 नेगेटिव होता है तो किसी 2 ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन लिखते और उसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दिखाते हैं। आस्था जहां पर 2 रेड डॉट्स लिखी हैं मैंने शेयरिंग में, वो दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो रेड वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन हैं, ग्रीन वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। तो जहां पर शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं वो कोऑर्डिनेट लिंकेज है। हाँ जी हो गया। हाँ जी श्रेया बोलिए बेटा। सर इसमें जो हमने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे जो इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने कहा था 5 हैं, हाँ जी बेटा। तो सर उनका क्या रोल होगा? उन्हीं से हमें पता चला ना, क्योंकि क्लोरीन के अपने 7 होते हैं, आयनिक कंपाउंड है नहीं तो क्लोरीन पर 2 पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, राइट। तो इसका मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं शेयरिंग में, वहां कहीं ऐसा रूल है जहां पर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। हमने कहा हमारे पास ये 2 जो डॉट्स हैं ये अगर हम ग्रीन बना देते हैं, इन 2 को भी ग्रीन बना देते हैं, हमने पहले जो है वो ये डॉट्स बनाई थी ना, तो हमने कहा था हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने कहा यहाँ क्लोरीन के हमें 5 इलेक्ट्रॉन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्लोरीन के 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, 2 उसने कहीं एक्स्ट्रा शेयर किए हैं। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर से आ गया, इसका मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन, अब इस ऑक्सीजन को देखिए आप टॉप वाले को, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाई दे रहे हैं। अब इसके 7 तो थे नहीं, तो हमने कहा इसका मतलब है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं। इसी तरह से अब इसको देखें तो 6 ग्रीन डॉट्स आ गई बेटा और 2 रेड डॉट्स आ गई, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसके अपने वैलेंस शेल वही रह गया। ओके सर, थैंक यू राइट। सर। हमारा पर्पस है हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जरिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, हम अपने लेवल पे प्रिडिक्ट कर पाएं कि कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ANSU आपकी अपनी रीजनिंग डेवलप करने के लिए एक बहुत आसान टूल है और इम्पॉर्टेंट टूल है। कई बच्चों को लगता है इस पे क्वेश्चन क्या आएगा। ANSU क्वेश्चन नहीं है, ANSU क्वेश्चन नहीं है, ANSU तो टूल है जिसके जरिए हमने खुद को डेवलप करना है, बॉन्डिंग की रीजनिंग को एक्सप्लोर करना है। लिखिए बेटा, एक नोट डाल के स्टेटमेंट लिखिएगा ताकि आप आगे चल के किसी और कंसेप्ट में इसको उलझा ना ले, इसलिए लिखवा रहा हूं। when central atom in a molecule or ion, when central atom in a molecule or ion has vacant d orbitals, when central atom or molecule has
vacant d orbitals, then it may show hypervalency. It may show hypervalency in place of coordinate bond. In place of coordinate bond, so as to have higher stability. बेटा हमने सल्फर डाइऑक्साइड को अभी इस ढंग से बनाया था जिसमें एक डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर पर था। बट एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड में हम दो डबल बॉन्ड दिखाते हैं और इसे हाइपरवेलेंट कह देते हैं। सभी जानते हैं हाइपरवेलेंट मीन सेंट्रल एटम विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस ने इसको इस ढंग से बनाया था क्योंकि उसे तो लॉ ऑफ ऑक्टेट ही पता था, लेकिन हम तो आज जानते हैं कि ऑक्टेट की वायलेशंस होती हैं, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड में सेकंड स्ट्रक्चर प्रेफर्ड है। इसी तरह मैंने अभी ClO3 नेगेटिव बनाया। ClO3 नेगेटिव को लुईस ने कैसे बनाया? ClO3 नेगेटिव को लुईस ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए बनाया। उसने कहा दो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम आज जानते हैं कि हमारे पास क्लोरीन प्रेफरेंशियली पाई बॉन्ड बना लेता है और वो अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर लेता है। तो हम जो क्लोरेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये है। मैंने ये स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए हैं कि आपको पता हो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ANSU के जरिए हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को कवर करना चाह रहे हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव पाई बॉन्ड, कैन हैव, राइट? तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, बट यहां पर हाइपरवेलेंसी के साथ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ जाते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? तो यहां पर क्लोरीन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास 5 बॉन्ड हैं। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इसलिए नोट डाल के लिखवाया है ताकि आपके ओवरऑल नोट्स ऑफ द टॉपिक खराब ना हो, पर आपको पता हो कि ये फोकस वाली चीज है, इसको मुझे लास्ट में ध्यान से पढ़ना है, राइट? नोट कीजिए। आई होप आप समझ गए हैं, जिनका रह गया वो नोट कर लेंगे उसी से खुद ही। एक बार फटाफट ओवरव्यू लेते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले समझा कि हमारे पास एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी विच इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट।
एंड लो एनर्जी स्टेट। फिर हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस किए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उनके बारे में समझा कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज क्यों हैं। फिर हमने जाना कि ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपाउंड में सिर्फ आयनिक या सिर्फ कोवेलेंट हो, कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो हमने पहला एग्जांपल किया आयनिक और कोवेलेंट का, दूसरा किया आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट का, तीसरा किया आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड का। फिर हम पहुंचे एक एक करके थ्योरी पर। हमने कहा हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ग्रेटर देन 1.9 होता है। ये जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसकी थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन बॉन हेबर है, जो कहते हैं एक रिएक्शन स्टेप में एक रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं और हर एक में एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इज नेगेटिव इन ऑर्डर टू एक्वायर लो एनर्जी स्टेट, देन ओनली आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। Then we had discussed about covalent bond. Covalent bond is formed by sharing of electron. These bonds are mainly formed between the non-metals. हमने इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझाया और हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए और रेजोनेंस को समझने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ANSU के जरिए बनाना है। A is the number of available valence electron, N is the total number of electrons for octet or duplet, S is the number of shared electron and U is the unshared electron. उसके अंडर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर किया और ये आपको होमवर्क दिया है 5 मॉलिक्यूल्स और आयंस। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एट 10:30 रखेंगे बेटा क्लास। कुछ बच्चों का टाइम टेबल ओवरलैप करता है, सो इट विल बी 10:30 to 12, राइट।